Good afternoon, everyone. Hope you are doing good. This is our second class of typesetting technique. In previous class, what we have done basic what is type, how it is made, what are the three dimension name. Here it is the picture of type and the history of type, from where it comes, and its equations with Cicero, old name, point and point systems, equations, set and set width, advantage of point system, D dot system, how D dot is equate with pica. As we know that there is basically the the smallest unit to measure type is पॉइंट. ओके, सबसे छोटी इकाई जो टाइप को मेजर करती है वो है पॉइंट. राइट. उसके बाद ये पॉइंट के हमने दो, एक तो जर्मनी फ्रांस में इन्वेंशन हुआ था पॉइंट पहले, उसके बाद उसका मॉडिफिकेशन हुआ, तो उसका जो अपर स्केल था वो उसको हम सिसेरो कहते थे. ओके, जो 12 पॉइंट इज इक्वल टू 1 सिसेरो. सेम अमेरिका ने एक अलग पॉइंट सिस्टम इन्वेंट किया जिसमें जो अपर स्केल था जिसको हम पाइका कहते थे, उसका भी सेम इक्वेशन था 12 पॉइंट इज इक्वल टू पाइका एम पाइका. लेकिन सिसेरो और पाइका में थोड़ा सा डिफरेंस था. वो डिफरेंस ये था आपका. ठीक है. प्रिंटर हाउस स्टाइल टिल देन ये हमारी लास्ट क्लास में था. अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. आज का सेशन में क्या है, प्रिंटर हाउस स्टाइल. अब इसका होता कैसे है पहले पढ़ लेते एक बार. प्रिंटर हाउस स्टाइल इज ए कलेक्शन ऑफ सर्टेन रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर द गाइडेंस ऑफ द ऑथर, प्रिंटर, टाइपसेटर एंड प्रूफ रीडर, एंड ए व्यू टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी इन द स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन of the various publication with the same publication of the press. It means हम एक गाइडलाइन सेट कर रहे हैं. गाइडेंस, इट गिव्स ए गाइडेंस टू ऑथर, प्रिंटर, टाइपसेटर, प्रूफ रीडर. इसका हिंदी में मतलब है कि जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो बेसिकली वो डिज़ाइन किससे कंसर्न होता है. डिज़ाइन हमारा कंसर्न होता है ऑब्वियसली ऑथर से तो होगा, क्योंकि ऑथर की बुक है. तभी डिज़ाइन का यहाँ पे मीनिंग हुआ आपका वो फ्रंट कवर भी डिज़ाइन हो सकता है, उसका इनसाइड कवर यानी इनसाइड कंटेंट यानी कि टेक्स्ट लेआउट वो भी हमारा डिज़ाइन से रिलेट कर सकता है. फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक कोई बुक है, बुक का अंदर का लेआउट टेक्स्ट यूनिट 1 डिज़ाइन करा. ओके, तो यूनिट 1 डिज़ाइन करूँगा तो उसके अकॉर्डिंग मुझे एक बार प्रिंटर से, जो हमारा प्रिंटर है उससे भी पूछना पड़ेगा, प्लस हमारे ऑथर से भी पूछना पड़ेगा, प्लस पब्लिकेशन हाउस से भी. तीनों की इक्वेशंस जब मैच होगी यानी कि तीनों की जब रजामंदी होगी, देन वी विल प्रोसीड फॉर प्रिंटिंग एंड अदर थिंग्स. बिकॉज ऑथर इज द पर्सन जिसकी बुक्स है, प्रिंटर जी है जिसको हमें प्रिंट करना, जिसको प्रिंट करना. तो ऑथर अपना स्टाइल देखेगा, प्रिंटर अपना कन्वीनियंस देखेगा कि इज इट प्रिंटेबल और नहीं, कि ऐसा तो नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया. टाइप सेटर इज लाइक ऐसा पर्सन जो उसे टाइप करेगा और उसको लेआउट डिज़ाइन सेट करेगा. सपोज टाइप सेटर हम खुद हो गए, प्रूफ रीडर भी हो गया. प्रूफ रीडर भी हमारे साथ जो इसमें करेक्शन करेगा. वी विल डिस्कस अबाउट प्रूफ रीडर क्या होता है बाद में. और तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्म डिज़ाइन मेंटेन करने की कोशिश करते हैं. हर पब्लिकेशन हाउस एक अपना यूनिफॉर्म यानी कि यूनिफॉर्म मीन्स फिक्स या कांस्टेंट डिज़ाइन, जो बहुत ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएट ना हो, बहुत ज़्यादा चेंजेस ना हो, ऐसा डिज़ाइन हम फिक्स रखते हैं. तो हर बार क्या होता है, सपोज मैंने आपको एक नई जॉब दी प्रिंट कराने के लिए या डिज़ाइन करने के लिए, तो आप एक नया लेआउट क्रिएट कर दोगे. उसके लिए आप क्या करोगे, 5-6 पहले रफ लेआउट बनाओगे जो हमने पढ़े थे, रफ कॉम्प्रिहेंसिव. तो ऐसे 5-6 लेआउट बना दोगे, देन उस लेआउट में से एक फाइनलाइज करेंगे. अभी क्या है, जितने ज़्यादा हमारे पास लेआउट ऑप्शन होंगे उतने ज़्यादा हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाएगी, उतने ज़्यादा हमारे पास चॉइस तो अच्छी बात है, प्लस पॉइंट की चॉइस आ जाएगी, बट उसमें इतने ज़्यादा व्यू भी आ जाएंगे. एक पॉइंट. सेकेंड पॉइंट ये है कि ये यूनिफॉर्मिटी क्या करती है, ये हमारी आइडेंटिफिकेशन भी हो जाती है. एग्जाम्पल, इग्नू की एक बुक है. जब इग्नू की बुक आप देखते हो तो उसमें देखोगे 4H की साइड, 4H जैसे बुक होता है, बुक में एक हेड होता है,
फोरेज होता है, टेल होता है, बैक होता है, आपको ये पता होगा, ठीक है, जैसे स्पाइन कहते हैं बैक को। तो फोरेज की साइड उनका स्पेस रहता है, एक्स्ट्रा स्पेस वो छोड़ देते हैं, जो पैराग्राफ वो अंदर की साइड रखते हैं, टूवर्ड स्पाइन रखते हैं। सो क्या होता है, जो एक्स्ट्रा नोट होते हैं, कोई नोटिंग का पार्ट होता है, वो सब कुछ फोरेज में रखते हैं। ओके, तो ऐसे ये इग्नू का स्टाइल है। तो हम इग्नू की जैसे बुक खोल के देखेंगे हम तभी पहचान जाएंगे ये तो इग्नू की बुक है, बिकॉज उसमें एक स्पेशल लेआउट बना हुआ है, वो स्पेशल डिज़ाइन ही हम फॉलो करते हैं। ओके, ये चीज़ हुआ इग्नू की बुक के लिए। सेम अगर आप जेपीएच की या कोई कुंजी गाइड है वो खोलोगे या कोई और बुक खोलोगे, नोवेल बुक खोलोगे, तो उसमें आपको दिखेगा कि 80% 90% आपका पेज है वो कवर कर लिया थ्रू टेक्स्ट। ठीक है, जेपीएच खोलोगे, जेपीएच में आपको रनिंग हेड जो ऊपर हेडिंग होती है सब रनिंग हेड जो होता है, रनिंग हेड आपको दिखाता हूँ। हाँ, रनिंग हेड होती है वो उसका अलग लेआउट होता है। ठीक है, किसी में यूनिट, हर यूनिट का अलग नाम, यूनिट का नाम लिखा होता है, किसी में ऑथर का नाम लिखा होता है, किसी में बुक टाइटल लिखा होता है। ठीक है, ये चीज़ वेरी करती रहती है थ्रू पब्लिशर। लेकिन एक पब्लिकेशन हाउस अपना एक फिक्स लेआउट रखने का ट्राई करता है। क्यों? बिकॉज एक तो कन्वीनियंस हो जाता है, ठीक है, डिज़ाइन करने में। दूसरी चीज़ वो आइडेंटिफिकेशन भी हो जाती है। इसका दोबारा से एक बार मीनिंग बता देता हूँ कि सपोज मैंने आपसे कहा कि आपको एक डिज़ाइन बनाना है, अगर हम ये बात करते हैं कि स्कूल कॉलेज का कोई न्यूज़लेटर बनाना है, आपको पता है लास्ट ईयर जो स्कूल कॉलेज का न्यूज़लेटर बना था, हम वैसे ही बना देंगे तो थोड़ा इजीली एक्सेप्टेबल हो जाएगा। हमारे जो प्रिंसिपल या एचओडी या कोई और टीचर वो बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेंगे, बिकॉज वो पुराने पैटर्न को फॉलो करना है। लेकिन अगर हमने बिल्कुल ही यूनिक वे से बना दिया, लैंडस्केप में बना दिया न्यूज़लेटर, तो वो शायद से एक्सेप्ट नहीं होगा, मे बी, क्योंकि ज़्यादा आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है। तो हम और प्लस आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसलिए हर पब्लिकेशन हाउस का उसका एक यूनिक डिज़ाइन या लेआउट होता है, वो बाकी सारी बुक्स में वैसे ही या सिमिलर वे में फॉलो करता है, अनलेस अनटिल बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई टाइटल हो, बिल्कुल ही अलग टाइटल हो। तो सबका एक फिक्स रहता है, जिससे हमें पता भी चल जाता है कि ये पेंगुइन पब्लिकेशन हाउस का है या ये दूसरे पब्लिकेशन हाउस का। तो अभी इसको एक बार पढ़ना क्लियर हो जाएगा। प्रिंटर हाउस स्टाइल इज ए कलेक्शन ऑफ सर्टेन रूल्स, कुछ रूल के द्वारा, वो रूल विल डिस्कस एंड प्रोसीजर फॉर द गाइडेंस ऑफ द प्रिंटर ऑथर, इन सब के लिए हेल्प करता है ये रूल्स, विथ ए व्यू टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, एक यूनिफॉर्म डिजाइन बनाता है इन स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस पब्लिकेशन हाउस विद द सेम पब्लिकेशन ऑफ द प्रेस। जिस पब्लिकेशन में हम डिस्कस करना चाहते हैं वो पब्लिकेशन को टारगेट रखते हैं। Printer house style is essentially an instrument of economy and precision production, a tool to solve queries and alternative। ये इकोनॉमिकली भी प्रॉफिटेबल हो गया, बिकॉज क्या हुआ, हमारे पास हमने डिज़ाइन कम बनाया, हमारा टाइम कम वेस्ट हुआ, हमारे पास चॉइस कम हो गई, चॉइस कम हो गया तो हमने सामने वाले को प्रिंट कम करके दिखाया, प्रिंट लिमिटेड था तो टाइम भी बचा, क्वालिटी भी बची। ठीक है, बिकॉज पुराना वाला ऑलमोस्ट सक्सेसफुल था तो उसी को हमने उसी डिज़ाइन को कॉपी किया। बेसिकली पुराने डिज़ाइन को कॉपी करना ही हमारा हाउस स्टाइल होता है, जिसमें कुछ मेजर चेंजेस नहीं करना। इकोनॉमिकल तो हो गई टू सॉल्व, जिसकी वजह से ना सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। अब नया डिज़ाइन आप बनाओगे तो जिसमें आपने सपोज आपने नया डिज़ाइन बना तो दिया, उसमें फिर आपने सोचा कि फोलियो नंबर कहाँ लिखे। फोलियो नंबर इज बेसिकली पेज नंबर। कभी कभी पेज नंबर नीचे होता है, कभी फॉर पे होता है, कभी टॉप पे होता है, कभी कभी बैक में भी होता है। इवन एक आधी बुक, स्पेशल बुक्स आपने बैक में भी देखा होगा। इसमें भी अगर बिल्कुल एक्सट्रीम आउटर साइड होगा, इनर साइड होगा, तो कहीं भी हो सकता है डिज़ाइन पेज नंबर, तो वो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है, आपको अगर डाउट्स क्रिएट करता है। तो यहाँ पे ये सब कुछ सॉल्व कर रहा है हमारा स्टैंड। द प्रिंटर हाउस स्टाइल में vary from set of rules with short reference, standard with typographical style, rules of grammar, punctuation, style of abbreviation depending upon the size of the press and nature of the job। इसका मीनिंग ये है कि बेसिकली क्या है, टाइपोग्राफिकल स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल, इंक्लूडिंग उसमें ये होता है कि आपके फॉन्ट कैसे हैं वो भी वो फिक्स रखते हैं। ग्रामर इसका स्टाइल, बहुत बार क्या होता है जैसे हम अमेरिकन लैंग्वेज फॉलो कर रहे हैं, कुछ बुक्स में ब्रिटिश लैंग्वेज फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता है एक में कलर COLOR होता है, एक में COLOUR होता है। ठीक है, तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट होती है। इसके अलावा रूल्स, ग्रामर रूल्स
अभी आपको वो भी डिस्कस करके दिखा देंगे कि ग्रामर रूल्स क्या होते हैं, पंचुएशन, ठीक है, एब्रीविएशंस की कौन कितना शॉर्ट में लिख रहा है, लॉन्ग में लिख रहा है, ठीक है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट होती है और वो हम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल से कोई डेट है, आज है 7 सितंबर 2020, इसको लिखने के 100 स्टाइल से, ठीक, ये भी नहीं कि एक या दो, कि आप ये भी लिख सकते हो 9/7/20, 09/07/2020, आई मीन 7/9, काफ़ी कुछ है, कलर की स्पेलिंग, ठीक है। तो अगर आप एक बार अमेरिकन लैंग्वेज फॉलो कर रहे हो तो पूरी बुक्स में वही फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि उसमें फिर अमेरिकन लैंग्वेज फॉलो नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ इंग्लिश हिंदी टर्म लिख दिया, फॉर एग्जांपल एक मद्रासी वर्ड होता है आईओ, ठीक है, या कुछ हिंदी टर्म है जो बहुत पॉपुलर है, वो हमने लिख दिया और उसके लिए हमने क्या करा, उसको इटैलिक में लिख दिया, ठीक है। तो आप पूरी बुक्स में जब भी कोई हिंदी टर्म आएगा तो वहाँ पे आप इटैलिक टर्म ही ट्राई करो, सॉरी इटैलिक स्टाइल ही ट्राई करो, ओके। तो वो चीज़ भी आपको देखना पड़ता है, एब्रिविएशन की आप कैसे कैसे दे रहे हो, पीटी इंडियन टेक्नोलॉजी लिख रहे हो या पीटी का मीनिंग कुछ और हो रहा है, तो वो चीज़ भी देखनी पड़ती है। डिपेंड अपॉन दी साइज ऑफ प्रेस, कि प्रेस का कैसा साइज है इस पर भी डिपेंड करता है, प्रेस का स्टाइल कैसा है, नेचर ऑफ जॉब कैसी है, क्या जॉब छाप रहे हो, नोवेल छाप रहे हो उसमें आप अलग स्टाइल छाप सकते हो, बिकॉज नॉवेल्स के रीडर्स अलग होते हैं। वहीं आप अगर कोई स्कूल बुक छाप रहे हो तो वहाँ पे आपको थोड़ा और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा लैंग्वेज का, बस बच्चे के वही लैंग्वेज फॉलो करेंगे, वही लैंग्वेज सीखेंगे जो वो एब्रिविएशन या स्लैंग वर्ड्स नहीं फॉलो कर सकते, ठीक है। ये चीज़ दो में डिवाइड होती है, पहला टेक्निकल, दूसरा लिंग्विस्टिक। टेक्निकल इज बेसिकली विच इज रिलेट, विच इज इक्वेट या विच इज relate with technical part, designing part, size, okay, layout, these are technical part. Linguistic part is which is related to language, grammar, these are linguistic part. इसका एक कुछ एग्जांपल दिखा देते हैं। पहले जैसे हमने ये लेआउट देखे, ये हाउस स्टाइल है, सबका एक अपना अपना स्टाइल है। इन्होंने स्टाइल में क्या लिखा, इन्होंने जब भी इनकी बुक्स आती होगी तो ये अंदर साइड एक कंटेंट लिखते हैं, बाहर डू यू नो या कुछ फैक्ट्स लिख देते हैं या की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो लिख देते हैं, समरी क्वेश्चंस लिख दिए, ठीक है। इन्होंने इधर लर्निंग ऑब्जेक्ट लिख दिया, नीचे एक्स्ट्रा फोटो लिख दी और कंटेंट ये रखा। यहाँ पे इन्होंने क्या करा, पेज नंबर अंदर की साइड लिख दिया, ठीक है। ये कंटेंट ऐसा लिखा और ये स्पेस छोड़ दिया, ये कंटेंट लिखा स्पेस छोड़ दिया, तो ये वैकेंट स्पेस छोड़ा। यहाँ पे इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, ये पूरा एक पेज है वैसे का वैसे ही रहा, ठीक है। अब पहले टेक्निकल पार्ट्स में आता है सिंक, इंडेंट ऑफ पैराग्राफ, लाइनर, कैप्शन, टेबुलर, पोजीशनिंग, फोलियो, कैप्टन। चलो एक बार जल्दी जल्दी बताता हूँ। सिंक क्या होता है, कभी भी कोई भी नया पेज स्टार्ट होता है, जो ये वाला कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट होता है, तो जब भी हमने नया चैप्टर स्टार्ट करा होता है तो हमने बहुत बार देखा है कि नए चैप्टर में ना स्टार्टिंग में हम स्पेस छोड़ते हैं, दैट स्पेस इज कॉल्ड सिंक। द वैकेंट स्पेस on the beginning of any new chapter is called sink, and the vacant space in the end of any chapter, कभी बुक होगी, बुक का जब आखिरी होगा, खत्म होने वाली होगी, तो उसमें जो लास्ट पेज पे जो स्पेस बचता है, जैसे ये बुक खत्म हुई, सपोज ये बुक खत्म हुई यहाँ पे, अगले इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट हो गया, तो ये जो पार्ट है ना, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट, दैट इज शॉर्ट, दिस इज सिंक। सिंक इज बेसिकली, ये क्यों कहा शॉर्ट मीन्स कहीं आप ऐसे ही याद कर सको, हमारा लास्ट चैप्टर खत्म होते होते हमारे पास इतना स्पेस बच गया या इतना कंटेंट हम और फिट कर सकते थे, इतनी कमी हो गई, ऐसा भी हम देखो। सिंक ये स्टार्टिंग में मार्जिन जो रह गया, अब ऑल्दो हम इसे चाहे तो ऊपर की साइड और ऊपर की साइड लेके जा सकते थे, चाहे तो ये मैच ये वाला पोर्शन पूरे पेज में रखते हैं, दिखाता हूँ, ये वाला पोर्शन पूरे के पूरे पेज में रखते और ये वाला नए पेज से स्टार्ट करते थे, तो ये भी करते थे। सिंक, इंडेंट आपको पता ही है, कोई भी नया चैप्टर का पहला पार्ट होता है उसको थोड़ा सा आगे गैप देते। स्पेसिंग है, लाइन की स्पेसिंग, पैराग्राफ की स्पेसिंग कैसी है, लाइन के बीच की स्पेसिंग है। टेबुलर बेसिकली टेबल होता है। कैप्शन कैसे दे रहे हो, फिगर के लिए, बुक के लिए, कोई भी नया इमेज है उसमें क्या कैप्शन दे रहे हो, कैसे उसका स्टाइल ऑफ है। रनिंग हेड बेसिकली ये होते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत बार टाइटल लिखे होते हैं, बुक के टाइटल, ठीक है, चैप्टर 1 और श्री एस कुमार,
ठीक, ऐसा कुछ लिखा होता है। तो ये रनिंग हेड हो गए। फोलियो नंबर, फोलियो बेसिकली पेज नंबर होते हैं, ठीक है, ये पेज नंबर हो गए। चैप्टर हेडिंग आपको पता ही है, स्टाइल ऑफ नोट्स आपको पता ही है, फुट नोट्स और मार्जिनल नोट्स। फुट नोट्स बेसिकली जो बॉटम में नोट्स होते हैं, फुट नोट्स से बेसिकली यहीं पे आ गए। बहुत बार नीचे हम स्पेसिंग छोड़ देते हैं, नीचे लाइन छोड़ देते हैं, नीचे के लिए हम मार्जिन छोड़ देते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपके फुट नोट्स में आ जाते हैं। लिंग्विस्टिक पार्ट्स में स्पेलिंग हो गया कि हम कौन सी स्पेलिंग यूज़ कर रहे हैं, किस स्टाइल ऑफ स्पेलिंग यूज़ कर रहे हैं। बहुत बार ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे जेसन में ये भी होता है, जेड है ये, और ये एस भी है, ठीक है। हाइफन कैसे ले रहे हो, जैसे प्रिंट, प्रिंटिंग हो गया, ऑर्ग नाइजेशन, डिपेंड करता है आप ऐसे ब्रेक कर रहे हो या ऐसे ब्रेक कर रहे हो, यहाँ पे ब्रेक कर रहे हो, यहाँ पे ब्रेक कर रहे हो, ठीक है। तो कोई भी एक बड़ा टर्म लोगे तो उसको इवन 2 पार्ट में, 3 पार्ट में भी ब्रेक हो सकता है। यूज ऑफ कैपिटल, कि आप बहुत बार क्या होता है, हम नाउन में तो चलो आपको पता है, नाउन में तो आपके सारे ही कैपिटल आने हैं, ठीक है, नाम, प्लेस, ये सब कुछ। उसके अलावा बहुत बार हम अलग अलग स्टाइल से हम कैपिटल टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। कभी कभी जैसे मैं इसे चाहता तो मैं इसे पूरे को पूरे फुल कैपिटल लिखता था, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। स्मॉल कैप्स, स्मॉल कैप्स इज बेसिकली जैसे ये इसके बाद ए बी सी, तो ये तो बड़ा हो गया ये, लेकिन छोटी लाइन में भी ये कैपिटल फॉर्म है, ये है तो कैपिटल, कैपिटल बट स्मॉल में है, ठीक है। तो ये स्मॉल कैप होता है। इटैलिक, बोल्ड फेस, कब आप इटैलिक यूज़ कर रहे हो, कब आप बोल्ड फेस यूज़ कर रहे हो, बट जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसका एक फॉर्मेट, इसका कॉमन रूल्स होता है, मतलब फिर पूरी बुक्स में वैसा ही आपको फॉलो करना पड़ता है। या बाकी बुक्स में भी ऐसा नहीं है। इंग्लिश एक बार आपने 9th की बुक्स में आपने किसी चीज़ के लिए आप इटैलिक यूज़ कर रहे हो, लेकिन 10th की बुक जब आपकी आती है, जेपीएच मान लो पब्लिकेशन हाउस है, 9th की बुक में आपने कुछ और रूल फॉलो करा, 10th की बुक में आपने कुछ और रूल फॉलो करा। पंचुएशन मार्क्स, ठीक है, रूलर हो गया, डिफिकल्टी फॉरेन वर्ड्स के लिए, फॉरेन वर्ड्स यानी कि जैसे हमारे फॉरेन इज लाइक, किसी इंग्लिश बुक में तो हिंदी वर्ड फॉरेन हो गया, कि कहीं कोई उर्दू वर्ड है, बहुत बार हम क्या करते हैं, कोई इंग्लिश की बुक्स में उर्दू वर्ड भी हम देखते हैं, तो वहाँ पे फॉरेन वर्ड के लिए कैसे हम देखेंगे। कॉन्ट्रैक्शन छोटा करना, एब्रिविएशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखना। नेक्स्ट इज प्रूफ रीडिंग। कंपोजिंग एंड असेंबलिंग टेक्स्ट मैटर विथ इलस्ट्रेशन आर यूज टू मेक प्रिंटिंग सरफेस, यानी कि जो हम कंपोज करते हैं, असेंबल करते हैं टाइप को, उसके बाद उसमें कुछ पिक्चर विक्चर लगाना हो तो वो भी लगा सकते हो, देन उसको एज ए उसी के थ्रू हम प्रिंट करते हैं, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट को हमने टाइप को कुछ अरेंज करके देन उसको ही हम बाद में उस पर इंक अप्लाई करके प्रिंट कर दिया। देर इज एवरी पॉसिबिलिटी दैट मिस्टेक में अकर्स इन द प्रिंटिंग, यहाँ पे पूरा चांस है कि उसमें मिस्टेक होने के, बिकॉज कैसे बताता हूँ। इट इज़ नॉट ईजी टू डिटेक्ट एट द प्रूफ स्टेज, इफ इट नॉट ईजी टू डिटेक्ट एट द प्रूफ स्टेज, अगर हमने प्रूफ स्टेज पे हमने उसे डिटेक्ट नहीं करा तो वो मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। अब कैसे है, फॉर एग्जांपल आपने अभी मुझे कोई एसएमएस टाइप करके भेजा, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उसमें एक आधी टाइपो मिस्टेक हो जाए, ठीक है, जबकि आप तो ऐसा डिवाइस यूज़ कर रहे हो जहाँ पे ऑटो करेक्ट भी हो जाता है, ठीक है। बहुत बार फिर भी हमारा क्या होता है, कुछ टाइपिंग में कहीं गलत जगह टाइप हो जाए, ए के बाद एस, जैसे कुछ ए बी सी लिख रहे हो तो उसके बदले ए बी डी लिख दिया, ठीक है, डी टाइप हो जाता है। तो ये एक नेचुरल चीज़ है आज की डेट में डिजिटल कम्युनिकेशन में, यहाँ पे इतना नेचुरल है। पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे तो हमारा ये मोनोटाइप और लाइनोटाइप मशीन होती थी, कन्वेंशनल मशीन, जहाँ पे इंडिविजुअल टाइप होते थे, टाइप वाले टाइप, मेटल वाले टाइप वो होते थे, उसका प्रयोग होता था। तो वो अगर गलती से हमने कोई और उठा लिया, कोई गलत वाला फॉन्ट लगा दिया, उसके बाद पूरी लाइन असेंबल कर दी, देन जो जनरेट होती थी लाइन वो गलत हो जाती थी। तो इसमें हम करेक्शन करना तो लाजमी है, गलत तो हम छाप नहीं सकते थे। दैट करेक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, करेक्टिंग ऑफ द अनकरेक्ट मैटर और द रॉन्ग मैटर इज कॉल्ड दीज प्रोसेस इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग प्रोसेस। इसमें कुछ टूल, कुछ टेक्निक हम यूज़ करते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि हम जब भी सम इमेज सरफेस बनाते हैं तो बहुत चांसेस होते हैं उसमें गलती होने के, तो उस गलती को रेक्टिफाई करते हैं हम, ओके। द पर्पज ऑफ प्रूफ इज टू कैच द मिस्टेक, प्रूफ का काम होता है गलती को पकड़ना। दे बिकम फैटल एंड स्पॉइल द होल जॉब,
उसकी अगर वो नहीं करेंगे तो हम पूरी की पूरी जॉब खराब हो जाएगी। सपोज आपने किसी का नाम ही गलत लिख दिया, हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, उनका नाम ही आपने उसकी स्पेलिंग गलत कर दी, तो ये तो बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मिस्टेक है। तो वो मिस्टेक आप कैसे, उसको मिस्टेक को आपको क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो अगर मिस्टेक के साथ आप प्रिंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज इन एडिशन टू डिटेक्टिंग द एरर एंड मिस्टेक प्रूफिंग इज डन टू फॉलोइंग द पर्पस। तो गलती तो ठीक होती है, गलती ठीक होने के अलावा हम क्या करते हैं, गलती ठीक होने के अलावा हम टू गिव ए क्लियर पिक्चर अबाउट पोजिशनिंग ऑफ वेरियस एलिमेंट। तो इसके अलावा प्रूफ रीडिंग एक क्या चीज़ है, सबसे सिंपल चीज़। सपोज आपने अभी कोई एप्लीकेशन लिखी, ठीक है, टाइप कर दी एप्लीकेशन टाइप करने के बाद भी क्या करा आपने, उसका प्रिंट आउट निकाला, प्रिंट आउट निकालने के बाद मुझे या किसी को दिखाया और कहा कि एक बार चेक कर लो, तो उसमें मैंने कुछ करेक्शन कर दिए। दैट करेक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग। और इसमें ये कहाँ से स्टार्ट होता है, जब से प्रिंट करा और जब तक उसमें फाइनल करेक्शन नहीं करी, वो पूरा सीक्वेंस आपका प्रूफ रीडिंग में हो गया। तो अभी तो हमारे पास डिजिटल प्रिंटर है, तो हम डिजिटल प्रिंटिंग मशीन के साथ करते हैं। पहले क्या था, हमारे पास कन्वेंशनल प्रिंटिंग मशीन थी, तो उसमें उसे माउंट करते थे, उसके बाद उसमें करेक्शन करते थे। तो इसमें एक और चीज़ हो जाती थी खासियत कि हमें प्लेसमेंट भी पता चल जाती कि प्लेसमेंट सही हो रही नहीं हो रही। टाइप में आपने बना तो दिया, पता चला उनके बीच में स्पेसिंग कम है, लेडिंग स्पेसिंग ज़्यादा हो गया, या आपका जो हेडिंग है वो सेंटर पे ना आके साइड पे थोड़ा ज़्यादा हो गया, सेंटर अलाइन नहीं हुआ। तो उसके लिए भी देख सकते हैं इमेज की पोजीशन, ठीक है, साइज सही आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर आइडिया ऑफ कस्टमर हाउ द जॉब लुक्स आफ्टर प्रिंटिंग। तो ये एक सैंपल भी मिलता है, ठीक है। जैसा मैंने कहा था डिजिटल प्रिंट में, उसमें एक प्रिंट आउट निकाल के दिखा दिया कि ये कैसा है, तो कस्टमर को भी हम दिखा सकते हैं वो प्रूफ, ठीक है। तो कस्टमर क्या करेगा, उसका करेक्शन कर देगा इनकेस अगर उसे कुछ वो सेटिस्फाई नहीं होगा, एटलीस्ट वो सेटिस्फाई हो जाएगा। प्रिंटर को भी गाइडेंस मिल जाती है। प्रिंटर इज लाइक, आज आपने डिज़ाइन तो कर दिया, कल उसको वो स्टैंडर्ड डिज़ाइन मान के आप उसे किसी आगे को दिखाना चाहते हो तो वो दिखा सकते हो, कल प्रिंटर को भी दिखा सकते हो कि मुझे ऐसा छाप के दे दो। सबसे अच्छा एग्जांपल, अगर आपने अभी कोई कवर डिज़ाइन, मैं आपसे कहता हूँ कवर डिज़ाइन कर दो, तो कवर डिज़ाइन अगर आप करने को करोगे तो क्या करोगे, उसका एक प्रिंट आउट निकालोगे सैम्पल, और उसके बाद उसमें करेक्शन करोगे मार्क, फिर उसे करेक्शन करके दोबारा से उसमें फाइनल डिज़ाइन बना लोगे PDF। उसके बाद उसे प्रिंटर को दोगे, प्रिंटर उसे कहेगा कि कैसा कलर करना है, कैसा सब कुछ है, तो किसी के साथ तो मैच करेगा। ये थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आया तो मैं आगे भी समझा दूंगा। रजिस्ट्रेशन और प्रिंटिंग। रजिस्ट्रेशन इज बेसिकली, आपको पता था कि एक के ऊपर एक कलर मैच करना पहला, तो सेकंड आपका रजिस्ट्रेशन में प्रॉपर पोजीशनिंग पे प्रिंट होना, ठीक है, राइट पोजीशन पे प्रिंट होना। ऐसा नहीं है कि आपने फ्रंट साइड कुछ और प्रिंट करा, बैक साइड आपने कहीं और दूसरे एरिया टेढ़ा टेढ़ा प्रिंट कर दिया, वो मिस रजिस्ट्रेशन हो गया। क्वालिटी इंश्योर हो जाती है कि सही अच्छी क्वालिटी में प्रिंट हो रहा नहीं हो रहा। डिजायर प्रोग्रेसिव प्रिंट, फ्रॉम प्रोग्रेसिव प्रिंट यानी कि सिंगल प्रिंट जो होता है, प्रोग्रेसिव प्रिंट यानी कि सिंगल कलर, ठीक है। सिंगल कलर प्रिंट से भी हम सिंगल कलर प्रिंट से हम उसकी कलर मैचिंग कर सकते हैं। प्रोग्रेसिव प्रूफ आपने देखा था PP लैब में, सामने जहाँ पे केवल सर बैठते हैं बिल्कुल उसके सामने दूसरे साइड अपोजिट साइड 4 प्रिंट रखे थे अलग अलग कलर के, वो आपके प्रोग्रेसिव प्रूफ है, ठीक है। टाइप ऑफ प्रिंटिंग, सॉरी, टाइप प्रूफिंग ऑफ ब्लैक एंड वाइट जॉब एंड कलर। ये ब्लैक एंड वाइट जॉब के लिए प्रूफिंग कर सकते हैं और कलर प्रिंट के लिए प्रूफ कर सकते हैं, तो कलर का भी पता चल जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ, लोकेशन बताता है, कस्टमर को आइडिया देता है, प्रिंटर को आइडिया देता है, रजिस्ट्रेशन में गलती नहीं होती, क्वालिटी अच्छी हो जाती है, ठीक है, प्रोग्रेसिव प्रूफ मिल जाते हैं, कलर प्रिंट के लिए भी फ़ायदा होता है। हम इसमें क्या चेक करते हैं, ये मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा बिकॉज ये थोड़ा इंग्लिश वाला पार्ट है, ना कि हमारा टेक्निकल पार्ट है, ठीक है। व्हाट शुड यू डू यू लुक फॉर, ठीक है। स्पेलिंग, एग्रीमेंट, पंचुएशन, सिंगल प्लूरल, आर्टिकल्स, टेंस, स्पीच, प्रीपोजिशन, प्रोनाउंस, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल दिए हैं। स्पेलिंग मिस्टेक इज लाइक, बहुत बार हमारे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। स्पेलिंग मिस्टेक तो जैसे ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज की स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी ना। एग्रीमेंट्स है, ठीक है, ये जैसे इधर ये मिस्टेक है, यहाँ पे ये ऐसा लगाना था, ठीक है, यहाँ पे
नियर द डोर इज़, ये मिस्टेक है। जब सिंगल था तो बॉय आर नहीं होता, सिंगल होता। पंचुएशन मार्क, ठीक है, कहाँ पे ये लगाना था, ये लगाना था। ये चलो सही है, इसमें कुछ यूनाइटेड, अच्छा यहाँ पे कैपिटल आना था, यूनाइटेड स्टेट एक नाउन है तो वहाँ पे कैपिटल आएगा। सिंगुलर प्लूरल, ठीक है, ये चीज़ हो गई। एस, यहाँ पे एस नहीं आएगा। एक बार पॉज करके आप देख सकते हो वीडियो, ठीक है। आर्टिकल्स भी है, आर्टिकल्स में कहाँ एन और ए आना है, द कहाँ आना है, आर्टिकल्स के कुछ एग्जांपल है वो दे रखा है। तो ये चीज़ इंसर्ट होती है प्रूफ रीडिंग में। टेंस हो गए, बाय का ब्रॉट आ गया, ठीक है। प्रीपोजिशन हो गया, एट का इन आ गया, या कुछ भी ऐसे, एट कहाँ आएगा, इन कहाँ आएगा। स्पीच हो गया, प्रोनाउन के लिए अपने पढ़े होंगे, ठीक है, प्रोनाउन का एग्जांपल हो गया। यह भी बताता हूँ, ठीक है। प्रूफ हो गया, ये एक सिंपल सैंपल है। इसमें इन्होंने क्या करा, प्रूफिंग का सैंपल, जहाँ गलती है, जैसे ये है, ये डिलीट का मार्क है, ठीक है, इंसर्ट का मार्क है। इंसर्ट क्या करना है, डबल कॉमा, ये इंसर्ट करना है। स्पेलिंग मिस्टेक है, स्पेल करना है इसे, ठीक है। ये एच हटाना है, ये दोनों जोड़ना है, तो ये चीज़ करेक्शन हो रखा है, ठीक है, ये करेक्शन हो रखा है। यहाँ पे इन्होंने करेक्शन, ये दूसरा सैंपल है, ये सेकंड सैंपल है, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ करेक्शन किया हुआ। ऑनर देम, इट के बदले देम आएगा, कुछ भी। और अभी आप देख सकते हो वहाँ पे आपको ये कुछ गलती दिख जाएगी, ठीक है। सबसे तो यहाँ पे एक और चीज़ है देखने वाली, जब भी हम ऐसी चीज़ करते हैं तो इसके लिए हम एक स्पेशल फॉन्ट या स्पेशल साइन मार्क यूज़ करते हैं। प्रूफ रीडिंग अभी ख़त्म नहीं हुआ, प्रूफ रीडिंग अभी स्टार्ट हुआ। प्रूफ रीडिंग में मेन चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है प्रूफ रीडिंग मार्क्स। दीज मार्क्स डिफाइन कि हम कैसे करेक्शन करें, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि करेक्शन नॉर्मली कर दोगे, जैसे इसमें करेक्शन आपने ये नहीं है कि समटाइम की गवर्नमेंट की स्पेलिंग कराते हैं तो काट के द्वारा से गवर्नमेंट लिख दिया, ठीक है। कुछ भी ऐसे काट के हमने अगर ऐसे लिख दिया तो ये तो पूरा भर जाएगा, ठीक है। यूरोप की स्पेलिंग यहाँ पे लिखोगे तो कहाँ तक लिखोगे, तो ऑब्वियसली तो ये तो हौच पौच हो जाएगा, तो फिर दोबारा से समझ में नहीं आएगा। सपोज मैंने फाइनली की स्पेलिंग फिर लिख दी, फिर कर्सिव से लिखा, फिर उसको समझ में नहीं आएगा प्रिंटर को। तो ऐसे में क्या होता है, हम उसके बदले हम साइन मार्क यूज़ करते हैं। साइन मार्क से हमें पता चलता है कि ये डिलीट है, ये इंसर्ट है, ये ऐड स्पेस है, ये न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है, ये कैपिटल में करना है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट्स है, ये विथ एग्जांपल दे रखे हैं। मैं आपको फोटोग्राफ व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, तो वो आपको एक बार फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। ये सैंपल है, तो जब भी आप प्रूफ रीडिंग करोगे तो विद द हेल्प ऑफ दीज साइन मार्क, ये इंडियन ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड ने बना रखा है, तो हम वही फॉलो करते हैं। तो हमें यही फॉलो करना है, इसमें हमने उसी के अकॉर्डिंग, जैसे ये कैपिटल करना है, A999 ये कैपिटल हो गया, तो ये ए कर दिया। इसमें एक और चीज़ है, जब भी आप करोगे तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला ये लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड में वो जो लेफ्ट साइड है, तो ये वाला अगर कुछ करेक्शन है, करेक्शन में कुछ मेजर चीज़ लिखनी है, अगर जैसे इसे डिलीट करना है या इंसर्ट करना है, तो इसे डिलीट करना है, तो मैंने डिलीट का साइन मार दिया। डिलीट का साइन वैसे ऐसे होता है, डी की तरह बनाता है, तो ये कर दिया। इनकेस मुझे इसके बदले रिप्लेस में इंसर्ट में कुछ करना है, तो वहाँ पे फिर मैं जोन यहाँ पे लिखता हूँ, ये साइन मार लगाया, एक साइन दिखाता हूँ, ठीक है। सपोज मुझे यहाँ पे जॉन के बदले यहाँ पे कुछ इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे फिर मैं लिख सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे फिर मैं लिखना स्टार्ट करूँगा तो ABCD, तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि हौच पौच हो जाएगा। तो सपोज मुझे यहाँ पे इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे इंसर्ट करके मैं यहाँ पे ABCD जो भी लिखना है वो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे में, और अगर ये चीज़ इधर इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे इंसर्ट करके यहाँ पे लिख दूंगा। तो हम आधा पार्ट डिवाइड करते हैं, और जो पार्ट इधर का होगा उसके लिए इधर लिखेंगे, जो पार्ट इधर का होगा वो उसके लिए इधर लिखेंगे, ठीक है जी। तो ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम ये फॉन्ट यूज़ करते हैं। ये वाला मैं आपको एक बुक का फोटोग्राफ दूंगा, वो फोटोग्राफ आपको फॉलो करना है, उसमें जितने भी डिज़ाइन है वो उसमें से आपको कम से कम 20 याद करने हैं।
20 याद करने हैं, ठीक है। उसके अलावा बिकॉज ये नॉर्मली आ जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत इजी आ जाते हैं, थोड़ा टिपिकल भी आ जाते हैं, पेपर में आ भी रखे हैं, तो आपको इसलिए याद करने हैं। प्लस प्रैक्टिकल में भी ये लिखना है, तो प्रैक्टिकल कॉपी में भी आपको इसके बारे में लिखना पड़ेगा। अभी हमारा काइंड ऑफ प्रूफ है। तो काइंड ऑफ प्रूफ में क्या है, बेसिकली जब हम प्रूफिंग करते हैं तो उसके कुछ स्टेजेस बना दिया, ठीक है। ये नहीं सडनली हम सीधा एक स्टेज में ही उसे ओके कर देंगे। एक बार जब कोई भी टाइप होता है उसके बाद ये नहीं कि एक बार में करेक्शन हुआ फिर वो फाइनल हो गया, 10 बार करेक्शन होती है, 10 बार उसमें चेकिंग होती है। तो पहला जो स्टेज होता है उसे हम गैली प्रूफ होता है। गैली प्रूफ बेसिकली क्या होता है, ये गैली पुराना टर्म है। गैली हमारा कहाँ आता था, जब हम टाइप का प्रयोग करते थे, ठीक है, दैट। तो वहाँ पे हमारा जो रैक होता है वो गैली के अंदर हम वहीं पे करते थे। तो वहाँ पे गैली ट्रे लेते थे और उसमें से फ़ॉन्ट उठाया और रिप्लेस कर दिया। तो पहला फ़ॉन्ट में क्या होता, उसमें मेजर चेंजेस होते थे, और अल्फ़ाबेटिकल ये सारे चेंजेस उसमें इजीली हम करते थे, ठीक है। दूसरा स्टेज होता था, ये जनरली गैली के साथ बैठ के फिर वहाँ पे मेजर टाइप में चेंजेस करते थे। ये कहाँ करते थे, हमने टाइप करा मोनोटाइप मशीन से। ये मैं एक बार मशीन बताऊंगा। मोनोटाइप एक टाइपिंग मशीन है, उसे टाइप करा, टाइप करने के बाद उसका बनाया फाइनल, फिर उसके बाद जो पहला करेक्शन हुआ वो गैली प्रूफ हो गया। फिर गैली प्रूफ से जो करेक्शन आता है वो रिवाइज गैली प्रूफ होता है, देन आगे रिवाइज गैली प्रूफ है, जरूरत नहीं इसकी। उसके बाद ये यहाँ पे उसमें जब गैली प्रूफ में कोई गलती निकलती है तो वो हम रिवाइज गैली प्रूफ में करते हैं। उसके बाद जब रिवाइज गैली प्रूफ भी हमारा लगता है कि ठीक हो गया तो हम क्या करते हैं, फिर पेज प्रूफ करते हैं। पेज प्रूफ में क्या करेंगे हम, अब तक तो क्या करा था हमने, सिर्फ टाइप देखे थे, अब देखेंगे पेपर भी। बहुत बार क्या होता है, हमने अलग अलग पेपर पे उसकी क्वालिटी डिफर हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसे कोटेड पेपर में प्रिंट करके देखा तो वहाँ पे थोड़ा कलर थोड़ा ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होगा, वहीं पे अनकोटेड पे करोगे तो वहाँ पे थोड़ा अलग होगा, तो जिसकी वजह से फॉन्ट भी थोड़े डिफर हो जाएंगे, टूटे टूटे से थोड़े दिखेंगे। तो पेपर, सेम पेपर जिस पेपर पे हमें एक्चुअली प्रिंट करना है उस पेपर पे प्रिंट करके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक प्रूफ होता है फाइनल प्रूफ, जिस प्रूफ में जो पेपर के बाद एक फाइनल प्रूफ हो जाता है जिसको हम कस्टमर को देते हैं। कस्टमर प्रूफ भी कहते हैं हम इसे, हम कस्टमर प्रूफ भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम फाइनल प्रूफ लेते हैं और फाइनल प्रूफ के बाद उसको कस्टमर को देते हैं, कस्टमर विथ ऑल ओके, जिसमें कोई गलती नहीं होगी। वो सारा प्रूफ कस्टमर को देते हैं, प्रिंटर को देते हैं, फिर उससे परमिशन लेते हैं कि दैट इट इज़ ओके नाउ वी कैन प्रिंट। तो उसमें वो सिग्नेचर करता है, उसके बाद हम उससे प्रोसीड करते हैं। तो ये फाइनल प्रूफ हो गया, ठीक है। उसके बाद आ गया मशीन प्रूफ। मशीन प्रूफ में क्या होता है, अभी तो पहले इतना बताया था। पहला स्टेज हमारा नॉर्मली टाइप सेटिंग प्रूफ होता है, जिसमें हम गैली के पास बैठ के गैली से करेक्शन करते हैं। उसके बाद अगला आता है रिवाइज गैली प्रूफ, जो गैली में गलती निकलती है उसको हम रिवाइज गैली में करेक्शन करते हैं। उसके बाद पेज प्रूफ में हम क्या करते हैं, सेम पेपर जिस पेपर पे एक्चुअली प्रिंट होना है उस पेपर पे ही प्रिंट करके देखते हैं। फिर उसके बाद होता है फाइनल प्रूफ वो प्रूफ होता है जिसको हम एज ए रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड होता है जिसको हम कस्टमर से सिग्नेचर करने के लिए अपने पास रखते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली कस्टमर से सिग्नेचर भी लेनी पड़ती है, सो दैट कस्टमर परमिशन दे दे कि नाउ वी कैन प्रोसीड। फिर अगला आता है मशीन प्रूफ। जब सब कुछ हो जाता है, प्रिंट के लिए सब कुछ चला जाता है, तो मशीन पे जब रनिंग मशीन होता है, रनिंग मशीन पे हम प्रिंट लिया जाता है। और सपोज अभी प्रिंट करते करते बीच में से एक सैंपल उठा लिया, लेटर प्रेस में से आप प्रिंट कर रहे थे तो उसमें से बीच में से एक सैंपल उठा लिया, वो सैंपल हम रनिंग प्रूफ कहते हैं या मशीन प्रूफ कहते हैं, ठीक है। क्यों हम ये क्यों लेते हैं, बहुत बार क्या होता है कस्टमर कहता है कि ये वाला ओके आपने अच्छा दे दिया, लेकिन मुझे मशीन में से एक्चुअल, क्योंकि बड़ी मशीन है तो वहाँ पे प्रिंट की क्वालिटी थोड़ा और डिफर हो सकती है, तो मुझे उसका प्रूफ भी चाहिए, ठीक है। तो वो प्रूफ के लिए आपको रनिंग प्रूफ, मशीन प्रूफ चाहिए होता है। बहुत बार क्या होता है, कुछ हमें सैंपल तो अच्छा दिखाई दिया होता है, लेकिन जब हम रियल प्रूफ में इंक हम कुछ और यूज़ कर रहे होते हैं, थोड़ी और अच्छी क्वालिटी की, तो वहाँ पे कुछ और डिफर हो जाता है। और तो उसमें सैंपल प्रिंट करते करते बीच में, फाइनल प्रिंट करते करते बीच में से हम शीट निकाल के वो दिखा देते हैं। बिकॉज हम अभी भी इसे फॉलो इसलिए करते हैं बिकॉज क्या हुआ, इसके बाद बाइंडिंग रह गई, ठीक है, बाइंडिंग हो गई, सेल हो गई, तो इनकेस अगर यहाँ पे कोई गलती निकली तो यहाँ ये वाला खर्चा बच जाएगा। तो बहुत बार क्या होता है,
रनिंग प्रूफ में हमें गलती पता चल जाती है, कस्टमर को एकदम से दिखाई याद आता है कि इसमें गलती हो गई, तो उसके लिए फिर हम बाइंडिंग का तो खर्चा बच जाएगा, कस्टमर तक पहुंचने से तब खर्चा बचेगा। ठीक है, ये बेसिकली आपकी टाइप ऑफ मशीन थी, बेसिकली आपकी लेटर प्रेस मशीन जो थी ना उसके स्टाइल है, वो मिनी में है, मिनी मशीन। ओके, तो ये आज का एक सेशन है और इसमें 2 आपकी चीज़ कवर हुई है, हाउस स्टाइल, प्रूफ फीडिंग। यूनिट 1 का ये सेशन कंप्लीट है, इसमें कुछ डाउट होगा तो एक बार हम डिस्कस कर लेंगे और इसके बाद हम यूनिट 2 में मूव करेंगे, मोनोटाइप और लाइनोटाइप। ये इसमें आपका प्रैक्टिकल भी बनता है आपका, तो प्रैक्टिकल भी मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे आपको प्रैक्टिकल लिखना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू उसके लिए, आज के लिए हैव ए नाइस डे।